पिछले साल 40 करोड़ का था जो 400 करोड़ किया है। 10 टाइम एक साथ जी। 3 पद्मश्री किसान हैं हमारे उसमें। पहली बात तो मैं बताता हूँ कि हरियाणा की गन्ने की पेमेंट देश में सबसे बेहतर है। पेंडिंग पेमेंट हम कोई नहीं रखते। हमने एथेनॉल का प्लांट पानीपत में लगाया है, छोटी छोटी ब्रिकेट की फैक्ट्री बनवा रहे हैं। हम ये नीतियाँ बना रहे हैं कि इससे जो पराली है इसकी गौशाला में इनका उपयोग हो। और कांग्रेस को अब बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। हरि की धरती और गीता की धरती, जब खेती की बात हो तो हरियाणा की बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। और जब हरियाणा में खेती की बात की जाए तो कृषि मंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। दीप प्रिंट में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप प्रिंट में। जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि हाल ही में आपने बजट में कुछ प्रावधान किए हैं किसानों के लिए, जिसमें आप कहना चाह रहे हैं कि हमने राज्य में बजट बढ़ाया है, मतलब 5% तक आपने बजट किसानों के लिए बढ़ाया है। उस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, कृषि की तरफ हमारी भारत सरकार का जब से मोदी जी आए हैं उनका पूरा ध्यान है, हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि के अंदर हमने पिछले 8 साल में 5 गुना बजट कर दिया है। जब 2013-14 के अंदर इसका बजट 800 करोड़ रुपए था, इस बार हमारा बजट है 6200 करोड़ रुपए का। इसी तरह से कृषि से साथ साथ सिंचाई का बजट है, वो भी हमने 30% बढ़ाया है। तरह तरह की स्कीमें लेके आ गए हैं, क्योंकि सिंचाई और कृषि मिला जुला एक ही सब्जेक्ट है। बिजली का बजट भी हमने बढ़ाया है। पिछले 8 साल से हमने बिजली के रेट ट्यूबवेल के नहीं बढ़ाए, घरों के बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाए हैं। माइक्रो इरिगेशन की हम दुनिया भर की चीज़ें सब्सिडी स्कीम लेके आए हैं। इसके तहत जो 85% सब्सिडी देते हैं कि जो फवारा, ड्रिप, स्प्रिंकलर वगैरह किसान प्रयोग में लेता है, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ शॉर्टेज है। हरियाणा में पानी बचाना हमारा मकसद है। उसके लिए भी बहुत सारी नीतियाँ हम लेके आए हैं। पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, इंडिविजुअल खेतों में तालाब बनाए, उसके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। और जो सोलर लाइट से बोर लगाते हैं उसके लिए भी हमने पंप कैपेसिटी बढ़ाई है। और हरियाणा के अंदर मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बजट बढ़ाया है हमने गौ सेवा का। पिछले साल 40 करोड़ का था जो 400 करोड़ किया है। 10 टाइम एक साथ। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हरियाणा में ना कोई बड़ा तालाब है, ना कोई बड़ी लेक है, वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन 2500 करोड़ रुपए की मछली पैदा करते हैं हम। ये आम लोगों को जानकारी नहीं होगी। और इससे पिछले 2 साल के अंदर हमने हरियाणा के अंदर जो खारे पानी के अंदर झींगा पैदा होता था, वो यहाँ पैदा करके दिखा दिया। 1000 उसके लिए फार्मर तैयार किए हैं। हमारा टारगेट है कि 10,000 फार्मर ऐसे तैयार करें हम पिछले अगले 2-3 साल में। और 2.5 एकड़ की एक यूनिट है, हम उस पर सब्सिडी देते हैं। 18-20 लाख रुपए की लागत से पौंड, तालाब सारा करके प्रोडक्शन होता है। और 6 महीने के अंदर अंदर उसमें कभी 25 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की सेल आ जाती है। और 40% सब्सिडी उसमें है जनरल के लिए, 60% उसके लिए रिजर्व के लिए है। तो अच्छा लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं। और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर का हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है। उनको, किसानों को मोटिवेट हम कर रहे हैं। शहद का काम करने वाले किसान हैं, मशरूम का किसान करने वाले किसान हैं। और मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि किसानों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 3 पद्मश्री किसान हैं हमारे उसमें प्रदेश में। कंवल सिंह चौहान हैं जो बेबीकॉर्न का काम करते हैं। सुल्तान सिंह हैं, मछली का काम करते हैं। डेयरी का काम करने वाले अलग किसान हैं। पहले ये पद्मश्री पता नहीं कहाँ किसको मिलते थे, लेकिन अब धरती पुत्रों को मिलने शुरू हो गए हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है सारा किसानों का है। 2/3 आबादी कृषि पर आधारित है। और इससे जितने भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे वो हम करा रहे हैं। और इस बार के बजट में हमने क्या किया है कि हमारी सलाइन जो सेम की धरती है वो बहुत 6-7 लाख एकड़ पिछले 10-15 साल से है। तो उसको ठीक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिनके सेम है उनके यहाँ एक दाना भी पैदा नहीं होता। किसान बिल्कुल कुछ भी पैदा नहीं कर पा रहे। पिछले साल में हमने 25,000 एकड़ ज़मीन को ट्यूबवेल लगा करके उसको खारे पानी को नालों में डाल करके, या कुछ कम यूज़ हो सकता है तो नहर के अंदर डाल करके उस पानी को यूज़ किया है। और इस साल हमारा टारगेट है 50,000 एकड़ और अगले साल 1 लाख एकड़। तो अगले 3-4 साल में हम इस ज़मीन को ठीक करेंगे।
फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में हमने 1200 करोड़ रुपये अलग से प्रावधान किया है, जी क्योंकि पिछले साल अब मौसम बदल रहा है। पिछले साल क्या हुआ कि लास्ट में जब बारिश बंद होनी चाहिए थी जुलाई में, सितंबर में जाके वो फ्लडिंग होगी जी जी और 1.5 लाख एकड़ में आदमी उसकी सिंचाई फ्लडिंग की वजह से बिजाई नहीं कर पाए। जी उसका सारा हमने 1200 करोड़ रुपए मंजूर किया है कि सारा ऐसी स्कीम करे कि पानी जो हरियाणा के किसान के खेत में 3 दिन से ज़्यादा ना रुके। तो इस तरह तरह की योजनाएं हम बना रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि गांव के अंदर रोजगार के साधन हो, किसान समर्थ हो। और हमने एफपीओ बनाए हैं जी 800। मोदी जी ने कहा कि भारत में 10,000 एफपीओ बनने चाहिए, हमारा टारगेट 1,000 का था, 800 हमने बना दिए। फिर ये है कि किसान उपज तो कर देता है, उसको माल बेचना नहीं आता, जी मंडी का समस्या रहती है। हरियाणा के अंदर मंडियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी देश में सबसे अच्छा है। अब जो हम गन्नौर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले में जी 550 एकड़ में वो हम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार का टेंडर ही अकेला 2,5-3 हज़ार करोड़ रुपये का होगा। जी फिर पीपीपी से उसमें कोल्ड स्टोरेज का होगा, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस। और इस मंडी से हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की टर्नओवर हो। आप समझ सकते हैं जब हमारा बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए का है, तो उस 25% उसका एक मंडी में कारोबार हो जाए तो हरियाणा के किसानों को कितना फायदा होगा। मैं दिन में जिन किसानों से मिली थी उनका कहना था कि हाल ही में गन्ने पे 10 रुपये बढ़ाए गए हैं, लेकिन उनकी मांग है कि गन्ने का रेट 420 रुपये क्विंटल किया जाना चाहिए। सरकार उसके लिए क्या सोचती है? देखिए, हर वर्ग जो है, सरकार के लोकतंत्र में खूबी है कि हर वर्ग चाहता है कि गेहूं का किसान कहता है गेहूं का बढ़ना चाहिए, बाजरे वाला चाहता है बाजरे का बढ़ना चाहिए, गन्ने वाला चाहता है गन्ने का बढ़ना चाहिए। जी पहली बात तो बताता हूं कि हरियाणा की गन्ने की पेमेंट देश में सबसे बेहतर है। जी पेंडिंग पेमेंट हम कोई नहीं रखते। जी पिछले 8-10 साल से गन्ने का देश के अंदर सबसे ज़्यादा भाव हम देते हैं। जी इस साल हमारे से 10 रुपये ज़्यादा, सिर्फ 8 रुपये ज़्यादा पंजाब का भाव है, बाकी सारे प्रदेश हमारे से नीचे हैं। जी तो आपको जब डिसीजन लेना है कि हम क्या गन्ना किसानों को, ठीक है 10 रुपये और दे सकते हैं, लेकिन जिन किसानों को 1 रुपये की भी आमदनी नहीं होती उनका सेम का इलाज करना ज़रूरी है। जिन किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है जी उनका पानी निकालना ज़रूरी है। तो बजट को आपको व्यापक हित देखना पड़ता है कि कहाँ क्या है। और हरियाणा के अंदर मैं कहता हूँ कि हमने गन्ने के किसानों के लिए मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई है, जी एथेनॉल के प्लांट लगाए हैं, मिलों का मॉडर्नाइजेशन किया है और आगे और रेट बढ़ाएंगे इनका। हमारी और प्रदेशों से हमारी व्यवस्था बेहतर है। इसके अलावा सर, आप गेहूं के बजाय मिलेट पे जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना है इस साल हम मिलेट ईयर भी मना रहे हैं। तो गेहूं को जब हम हटाकर उसकी जगह दूसरा खाद्य पदार्थ लेकर आएंगे तो इकोनॉमी को इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है, अपने अपने स्थान है। जी एक वक्त था, आज से 14-15 के अंदर बाजरा जो है, जी मेन तो बाजरा, ज्वार, रागी और 8-10 आइटम है मिनट की, मेन इनमें बाजरा है। जी दक्षिण हरियाणा के हमारे ज़िले जो हैं, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जो रेतीली ज़मीन है वहाँ बाजरा होता है। राजस्थान में बाजरा होता है। जी मोदी जी ने कितनी दूरदृष्टि दिखाई है। अब देखिए कि बाजरे का प्रचार प्रसार के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर प्रस्ताव पास करवाया कि ये मिलेट्स का साल है। जी और बाजरा जो है अब यूरोप में पैदा नहीं होता क्योंकि बर्फ़ होती वहाँ, जी अमेरिका में नहीं होता, कनाडा में नहीं होता। जी बाजरा तो हमारी रेतीली ज़मीन का है, इसमें पानी की बहुत ही कम ज़रूरत है, 2-3 बार इसमें हो जाता है। आप देखेंगे कि बाजरा का भाव इस वक्त गेहूं से ज़्यादा है। एमएसपी जी गेहूं का 2100 कुछ रुपये है, बाजरा का 2350 रुपये है। जी और हमने, हरियाणा सरकार ने बाजरे के प्रोत्साहन के लिए डीबीटी से पैसा दिया है। बाजरा हम खरीदते थे, फिर हमारे उसमें हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते थे। हैंडलिंग सरकार का ये नहीं है कि बाजरा लिए फिर उसको बेचो। हमने डीबीटी से 600 रुपये पिछले साल, 2 साल पहले दिए प्रति क्विंटल, बगैर किसान के मंडी में लाए। उसकी सिर्फ मैपिंग कर ली जी कि जिसने बो रखा है उसके खाते में 600 रुपये क्विंटल के डाल दिए। जी इस बार 450 रुपये क्विंटल।
600 करोड़ एक बार दिए, लगभग 400 करोड़ रुपये एक बार दिए। और मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी ने इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है, जी और जिस तरह से बाजरे का प्रचार प्रसार हो रहा है, कि G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, आज भी भोज है, हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उसमें भी मिलेट्स का वो है, बाजरे का खिचड़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा, हरियाणवी जो भोजन हम दे रहे हैं। तो अब ये भी सही है कि बाजरा हेल्दी फूड है, जी आजकल सब लोग समझ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाजरे के किसान हैं, मिलेट्स के किसान हैं, इनको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। कि बाजरा इसी तरह से अगर यूरोप के देश से इम्पोर्ट करने लग जाए हमारे से, तो कोई मुश्किल बात नहीं कि 4-5 हज़ार रुपये बिक जाएगा, और गेहूँ से दुगने रेट पे बिक जाएगा। हर साल दिवाली आते आते पंजाब और हरियाणा से पराली की समस्या दिल्ली में पैदा हो जाती है, जिसको लेकर इस साल हरियाणा ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पंजाब के मुकाबले यहाँ मामलों पर तेज कार्रवाई की गई है और कम से कम किसानों ने पराली जो है वो जलाई है। उस बारे में आपका क्या कहना है कि जो इन सीटू प्लान बनाया गया था सरकार ने, उसमें क्या इस बार बेहतर किया? देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली सरकार की जो मानसिकता है, केजरीवाल सरकार की, किसानों को ब्लेम करना ही गलत है। दिल्ली में प्रदूषण तो सारा साल रहता है। ये सही है कि कुछ दिन के लिए कुछ पराली जलाने से वो प्रदूषण बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ डस्ट कप है, इंडस्ट्री का है, लोकल इश्यूज हैं, उनके अपने रहता है। लेकिन ये बड़ा आसान होता है, जब सरकार एक दूसरी तरफ थी तो उनको ब्लेम कर दो। अब केजरीवाल जी को संकट ये आ गया, पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ उनकी सरकार है, अब किसान को ब्लेम नहीं करते वो। इस बार हरियाणा को ब्लेम किया। हमने कहा भाई अरे हमारे से 10 गुना ज़्यादा आप पराली जला रहे हो। हमने 48% तो इस बार घटाया है। हमारी जो घटनाएं थी सारी 6,700 से घट के 3,800 कुछ के आसपास आ गई। पंजाब में अभी भी कोई 40-50 हज़ार है। और मैं इस हक में हूँ कि किसानों को हमने मशीनरी दी है, और हरियाणा ने तो पराली खरीदने के लिए हमने भाव भी फिक्स कर दिया कि 2,500 रुपये क्विंटल में हम खरीदेंगे। हमने एथेनॉल का प्लांट पानीपत में लगाया है, छोटी छोटी ब्रिकेट की फैक्ट्री पर बनवा रहे हैं। हम ये नीतियाँ बना रहे हैं कि ये जो पराली है इसके गौशाला में इनका उपयोग हो। तो हरियाणा तो ऑलमोस्ट जीरो बर्निंग पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी तरह से पंजाब ने बंद नहीं किया, मान लो 50,000 फायर की घटनाएं पंजाब में हुई, और हमारी जो 3-3,500 हुई वो जीरो भी होगी, तो भी वहाँ का धुआं हमें भी आता है। दिल्ली से पहले तो हम ज़्यादा पीड़ित रहते हैं जी। लेकिन किसान बेचारे का कसूर नहीं है। इसमें समस्या क्या है कि उसके पास दोनों फसलों के बीच में स्लॉट कम है जी। उसको धान काटना होता है, गेहूं बोना होता है जी। महीने का टाइम नहीं है, तो कैसे वो करे। उसके लिए डिकम्पोजर दिया था, पूसा का हमने उपयोग करवाया, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया जी। लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है कि पराली को कंजम्पशन बढ़ाया जाए, पराली को लाभकारी मूल्य दिया जाए। और फिर किसान क्यों करेगा? उसको खर्चा निकालने का, काटने पीटने का करके उसकी कुछ लाभ हो जाएगा तो पराली बिल्कुल नहीं जलाएगा वो। और हरियाणा में हम वो कर रहे हैं। जी। प्रदेश में इस साल गोवंश के लिए बजट को 40 करोड़ से 400 करोड़ तक बढ़ाया गया है, लेकिन हाल ही में करनाल में कम से कम 100 गायों की हत्या जो है वो की गई है। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ये किसी क्रिमिनल ने, जो मरे हुए उनका कोई व्यापार करना चाहता था, उनका उसने किया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और ऐसे जो कांड करने वाले लोग हैं उनको ऊपर कानून अपना काम करेगा। हमारी सरकार गौ भगत सरकार है, और हमने पिछले यहाँ कानून भी बनाया हुआ है गौ संवर्धन का, और हमने लगभग 650 गौशालाएँ स्थापित की हैं जी। और जिसमें से 5 लाख के आसपास गोवंश गौशालाओं में है। अभी भी ये ज़रूर है कि लोग छोड़ देते हैं जो मेल्स को। पहले बैलों से खेती होती थी, आजकल उसको उपयोगी नहीं मानते, और नंदी हैं सड़कों पर। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमने कहा जी इनको सड़कों पर जो नंदी हैं, चाहे हमें कितनी गौशालाएँ बनाया जाए, बजट अब बढ़ाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एकदम से जितना ज़रूरत थी हमें बजट दिया, और हम अब अभियान छेड़ करके जितना गोवंश सड़कों पे है उसको गौशालाओं में लेके आएंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोहारू है। लोहारू में हाल ही में नासिर और जुनैद की हत्या की गई है, उस बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। देखिए, ये घटना मेरे क्षेत्र की नहीं है, ना तो हत्या करने वाले मेरे क्षेत्र के हैं, ना जिनकी मौत हुई वो मेरे क्षेत्र के हैं। ये जरूर है कि कहाँ से क्या घटना करके हमारे यहाँ बदनाम करने की कोशिश की गई। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से चल के राजस्थान से हमारे जो एक गांव है मेरे क्षेत्र का, बॉर्डर का गांव है, वहाँ जंगल में लेके आए,
और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कानून को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप MSP A2 C2 फार्मूला पर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस स्वामीनाथन फार्मूला पे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो C2 फार्मूला को वापस लेकर आएंगी। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। उनको सत्ता के लिए कुछ भी झूठ बोलना पड़े वो करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ एक हरियाणा में कहावत है, एक किसी की भैंस गुम हो गई थी, तो वो एक मंदिर में गया कि आपको मेरी भैंस मिल जाए, मैं 1 थन का दूध इसको दे दूंगा। जी। हनुमान जी के गया, फिर शिव जी के गया कि एक इसको दे दूंगा, फिर गया तीसरे के कुछ कहीं देवी के मंदिर में, एक उसका दे दूंगा। मतलब सारा दूध उसने दान कर दिया। बेटा उसका चाहता, कहता पापा सब अब भैंस का क्या करेंगे, सारा दूध दे दे। तो उसने कहा कि एक बार भैंस मिल जाए इन देवी देवताओं का तो मैं देख लूँगा। कांग्रेस की मानसिकता यही है, कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है। आप मुझे बताइए कि आज हरियाणा में 1 करोड़ की, 50 लाख की, 70 लाख की, ज़्यादातर हरियाणा में ये भाव है ज़मीन का। ज़मीन के भाव पर आप कितना इंटरेस्ट हो देंगे? C2 फार्मूला में यह है कि ज़मीन की कीमत का भी उसमें वैल्यू एडिशन करके MSP दी जाए। जी। आप उसका मान लीजिए 1 करोड़ की ज़मीन है, उससे 8-10 लाख रुपए उसमें ब्याज ही हो गया, फिर उसमें और प्रॉफिट 10 लाख रुपए की कौन सी फसल का भाव दे देंगे? वो 100% झूठ बोल रहे हैं, जो व्यवहारिक चीज़ नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? जो अच्छे से अच्छा काम किसान के लिए हो सकता है वो हम करने को तैयार हैं। और कांग्रेस को अब बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है, उसको ये लगता है कि किसी भी सूरत में कैसे भी हो। यही मानसिकता आम आदमी पार्टी की है कि इस तरह के नारे लफाजी करो कि किसी तरह से सत्ता में आए और बाद में मुकर जाओ। जी। तो ये कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पता नहीं क्या क्या नारे दिए थे, आप पता कर लीजिए हालात क्या मान लिया। तो ये मैं नहीं समझता व्यवहारिक चीज़ें होती। खुद स्वामीनाथन जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने वो हमारी रिपोर्ट को लागू किया है। ये रिपोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में कई सालों तक बस्ते के अंदर बंद थी, तब इन्होंने नहीं किया। आज कहते हैं हम C2 कर देंगे। कैसे कर देंगे? अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बारे में सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नीति है कि हर वक्त चुनावी मूड में रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि लोग आशीर्वाद देते रहते हैं। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री से लेकर एक बूथ के कार्यकर्ता तक हर वक्त लगे रहते हैं, और गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब के लिए हित में काम कर रहे हैं, और लाभार्थी बहुत हैं। हाँ, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ना मिला हो, चाहे 2-2 हज़ार रुपये का पैसा है, चाहे बीमा का पैसा है, चाहे मुआवजे का पैसा है। और हमने तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 से नीचे की आमदनी के लगभग 29 लाख परिवारों की छटनी कर दी है। उन परिवारों का उत्थान करने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तरह तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं, उसका फ़ायदा भी लोगों को हो रहा है। जी। आज हमारे साथ मौजूद थे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी।